नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 3 दिवसीय दौरे पर सेशल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। राष्ट्रीय दिवस समारोह में वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी से भी मुलाकात करेंगे। तो रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर दोनों के बीच चर्चा होगी। भारत सेशल्स संबंधों को इससे नया बल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। इस दौरे के दौरान वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को नई मजबूती देना और रक्षा, समुद्री सुरक्षा, विकास सहयोग और हिंद महासागर क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाना है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, क्षमता निर्माण और रणनीतिक सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो भारत ने सेशल्स को हिंद महासागर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार बताया है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारतीय उच्चायोग के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत सेशल्स संबंधों को नई दिशा देने के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को भी मजबूत करेगी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। तो पहली बार सरकार ने आधिकारिक सूची जारी की है। वीर चक्र विजेता सुनील कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय समर स्मारक में ये नाम दर्ज हुए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना और वायुसेना के 6 जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2025 के सैन्य अभियानों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की सूची जारी की है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के 6 वीर जवानों के नाम भी शामिल हैं। इनमें 5 जवान भारतीय सेना और 1 जवान भारतीय वायुसेना से है। सूची में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मूड मुरली नाइक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार का नाम शामिल किया गया है। तो राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जबकि सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को वायु पदक से सम्मानित किया गया। सरकार ने बताया कि इन सभी वीर जवानों के नाम नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में स्थायी रूप से दर्ज किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन जवानों को राष्ट्र ने एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पहली बार सरकार ने शहीदों के नाम की सूची जारी की है। राष्ट्रीय समर स्मारक में ये नाम दर्ज हुए हैं। तो सरकार की तरफ से पहली बार यह सूची जारी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। तो पहली बार सरकार ने आधिकारिक सूची यहां पर जारी की है और ऑपरेशन सिंदूर में जो जवान शहीद हुए उन 6 शहीदों के नाम को सार्वजनिक किया गया है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, वीर चक्र विजेता सुनील कुमार को श्रद्धांजलि यहां पर दी गई है, साथ ही साथ राष्ट्रीय समर स्मारक में 6 नाम दर्ज किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम पहली बार सार्वजनिक किए गए हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी पड़ी कल से ही जी, जब से चीजें सामने आई हैं। और राजनाथ सिंह का हुआ वाला वीडियो जो संसद में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी भारतीय सैनिक या किसी तरीके से उनको नुकसान पहुंचा था नहीं हुआ था, लेकिन अब सेना के हवाले से तो खुद सच्चाई की पत्ते खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें 6 लोगों के नाम उन्होंने बताए हैं। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन है सुनील कुमार और दिनेश कुमार हैं लांस नायक, और मुरली नायक है, ये अग्निवीर का बंदा है, और फिर हवलदार भी है सुनील कुमार सिंह, फिर वायु के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार भी हैं। ये तो 6 नाम हैं बड़े बड़े से जी। लेकिन इसके साथ ही 10 नाम ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उसको नहीं बताया गया है। उनके नाम को अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, हम लोग सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देते हैं, ये सेना में और ये संविधान में लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि राह चलते रोड पे भी अगर कोई सेना की गाड़ी भी जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको सलूट करते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं सेना के प्रति हमारा कितना सम्मान, कितना प्रेम भाव है। बावजूद इस सरकार ने उस समय के इन 6 लोगों के पार्थिव शरीर जब उनके घरों पे गए थे तो उनको डराया था
हिदायतें दी थी कि आप चुप रहिएगा, और चुप छुपा के उनको बिना सम्मान दिए इन सबका पार्थिव शरीरों के आग के हवाले कर दिया गया था। जबकि ये सम्मान सबरूप ये सब चीजें होनी चाहिए थी। और राजनाथ सिंह ने खुल के कहा था, उस समय झूठ बोला था, संसद के भीतर झूठ बोला था। ये जो कृत्य है सरकार का, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और आप सोशल मीडिया पे देखें, लोगों में चर्चाएं हैं कि आप किसी चीज पे भी पर्दा डाल दो, लेकिन सेना से जुड़े हुए और जो अंतिम सांस तक अपने ये लड़ाई लड़ रहा है जो वीर सबूत, उनके मरने के बाद आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, तो ये रवैया मुझे लगता है सरकार का असहनीय है, अस्वीकार्य है। तो इस पे जो बहस चली है बहुत सही है, सही दिशा में है। सरकार को सोचना चाहिए, जन भावनाओं की कदर करनी चाहिए, सेना की कदर करनी चाहिए, सबकी कदर करनी चाहिए। ठीक है, जब कोई भी आंदोलन होता है, आप किसानों को खालिस्तानी कह दे तो चलेगा, टीचरों को और अध्यापक जितने भी उनको आप कुछ भी कहो चल जाता, लेकिन सेना से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के बारे में जब आप इस तरीके से निर्दयता आप दिखाते हो वो गलत है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं रमेश जी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके की पूरे देश भर ने सेना की वाहवाही की थी, अब उस पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी है जो इस ऑपरेशन के दौरान छुपाई गई हैं। ऐसा लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बन गया है, क्योंकि कोई भी अगर खुलासा इस तरीके का इतने समय के बाद होता है तो कहीं ना कहीं संशय की जो स्थिति है वो बन जाती है। और ऐसे में सेना के ऊपर भी अब कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद जो आम जनमानस है, पूरे देशवासी हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति बन गई है। सेना पे हम लोग जो विश्वास करते हैं वो हमारा विश्वास आज भी अटूट है, लेकिन इस सेना ने ही साहस दिखा के सरकार को एक्सपोज करा है, उनकी मंत्री को एक्सपोज करा है, उनको सब दरकिनार करते हुए। ये बहुत बड़ी घटना है साहिल जी, अगर आप देखो तो भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। जुमा जुमा 1 साल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को। इसी बीच में सरकार ने भरसक कोशिश करी इस पूरी सच्चाई को दबाने के लिए, और जो हमारे जामाज जो सैनिक जो इसमें शहीद हुए हैं उनकी सच्चाई पे पर्दा डालने के लिए। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, सेना का जमीर जागा, तो उन्होंने खुलासा कर दिया कि हमारे देखिए 6 लोग शहीद हुए थे और जिन पे सरकार ने मना करा था उस समय। तो ये सेना ने जो साहस दिखाया है, मुझको सलूट करते हैं, बारंबार सलूट करते हैं। लेकिन अब यहाँ से नई कड़ी शुरू हो जाएगी। यहाँ से इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा, इसकी मीडिया इसको गलत तरीके से प्रचारित करेगी, और इसके जो सच्चाई सोशल मीडिया पे या खबरों के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, उनको राष्ट्र हित में गुमराह करने का तरह तरह के इस तरह का आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है देखो, जंग में सबको जायज है, आप हारते भी हो, आप लड़ते भी हो, इसमें आपको कभी भी बदनामी जैसे शब्द आप अपने ऊपर नहीं लादने चाहिए। हमने चाइना के साथ में वॉर लड़ा, हम हार गए जी, इसमें बुराई क्या है? जंग में एक पक्ष जीतता है, एक हारता है। पाकिस्तान के साथ में जितनी भी हमारी लड़ाइयां हुई हैं, हमारी सेना ने दिलेरी के साथ उनको लड़ाई लड़ी और हर बार हम जीते। कारगिल तो हमने जीता, और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमके नाके चले चबा दिए। लेकिन ठीक है, उसमें हमारे फाइटर जेट भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसमें शहीद होने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारे सैनिक लोहे के हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तत्कालिक रूप पे आप उन सूचनाओं को जब दबाते हो, और भरी संसद में, जिसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो, संसद नहीं ये सड़क है, जहाँ सड़क पे आप किसी तरीके से आप लफबाजी कर दो और किसी तरीके से आप झूठ बोल दो। ये संसद के सत्र में ऑन रिकॉर्ड आपने झूठ बोला है। इसका खामियाजा मुझे लगता है आने वाला समय आपको देगा, और जनता इस बात को देख रही है। बहुत पूरा देश आक्रोशित है कल से ही, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम लेके लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। हमारे जो शहीद 6 लोग जो शहीद थे, उनका सम्मान पूर्वक, उनका सम्मान अंतिम होना चाहिए था। कुल मानव से उनकी विदाई करनी चाहिए थी। सेना के लोग होने चाहिए थे, सरकार के लोग होने चाहिए थे, और जिस जिले के वो थे वहां पे एसपी डीएम की भी मौजूदगी होनी चाहिए थी। ये सब नदारत रही। उनके पार्थिव शरीर को चुप चुपाते रात के अंधेरे में भगवान जाने कब उनको आग के हवाले कर दिया गया। ये शर्म वाली बात है।
चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। पहली बार सरकार ने आधिकारिक सूची जारी की है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं वीर चक्र विजेता सुनील कुमार को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। राष्ट्रीय समर स्मारक में ये नाम दर्ज किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सच और झूठ को अलग किया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इसकी गरिमा बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अफवाहों और राजनीतिक बयानबाजी से बचने की अपील भी की। मुख्यमंत्री का यह बयान राम मंदिर चढ़ावा मामले में पहली एफआईआर दर्ज होने और जांच तेज होने के बाद सामने आया है। सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पटना स्थित 7 सर्कुलर रोड आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि दोनों नेताओं के बीच किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद मुलाकात हुई और पुराने संबंधों के चलते बातचीत भी हुई। दूसरी ओर इस मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह पहले जेडीयू छोड़ चुके हैं और बाद में अलग राजनीतिक राह पर चले गए थे। ऐसे में उनकी ये मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल दोनों नेताओं की ओर से इसे सामान्य मुलाकात बताया गया है, लेकिन बिहार की राजनीति में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। चढ़ावे में कथित वित्तीय अनियमितताओं और पुलिस कार्रवाई के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने नैतिक आधार पर अपने पद छोड़ दिए हैं। इससे पहले मामले में एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि इस बीच विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया है कि उसे इन इस्तीफों की आधिकारिक जानकारी नहीं है, जिससे स्थिति को लेकर कुछ भ्रम भी बना हुआ है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी। पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं और मामले पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। वहीं बिहार के रोहतास जिले में नहर से एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला करगहर थाना क्षेत्र के रसूलपुर रजवाहा का है, जहां पीपरा और जगदलपुर गांव के बीच नहर में महिला का शव पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में शव पर किसी तरह के बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी। पुलिस आसपास के गाँव में पूछताछ कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि किसी थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है या नहीं। साथ ही पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि महिला की मौत कहीं और हुई और शव को नहर में फेंक दिया गया या फिर घटनास्थल के आसपास ही उसकी मौत हुई। फिलहाल सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच जारी है। वहीं सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर लगातार हो रहे भूस्खलन ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारी बारिश के बाद सेवोक इलाके में ताजा भूस्खलन होने से NH10 पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने सिलीगुड़ी और सिक्किम के बीच चलने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजना शुरू कर दिया है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरने के कारण आवाजाही रोकनी पड़ी, जबकि मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करें। पुलिस और प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और सड़क को जल्दी पूरी तरह बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं दिल्ली के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मजदूर एक एक कर सेफ्टी टैंक में उतरकर जहरीली गैस के कारण बेहोश होकर अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि सफाई के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक, उसके सहयोगी और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ मैनुअल स्कैवेंजिंग कानून समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा मानकों में कहां लापरवाही बरती गई। इस घटना ने एक बार फिर खतरनाक सफाई कार्यों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत दौरे पर आ सकते हैं। यह जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दी है। रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है और दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता भी जल्द अंतिम रूप ले सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप के प्रस्तावित भारत दौरे के दौरान व्यापार, रक्षा, इंडो पैसिफिक सहयोग, निवेश और रणनीतिक साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी तक दौरे की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। मार्को रूबियो के इस बयान के बाद भारत अमेरिका संबंधों को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सहयोग को नई मजबूती मिल सकती है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप का केंद्र डेरा गाजी खान के पास बताया जा रहा है और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। झटके महसूस होते ही लोग घरों, दफ्तरों और दुकानों से बाहर निकल आए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों का आकलन किया जा रहा है। भूकंप के झटके आसपास के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान मौसम विभाग और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप के बाद कुछ समय तक हल्के झटके आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, इसलिए लोगों को सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। तो वेनेजुएला में आए भीषण दोहरे भूकंप के बाद हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की संख्या 900 के पार पहुंच गई है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव दल भारी मशीनों, ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से जीवित लोगों को तलाशने में जुटे हैं। सबसे ज्यादा तबाही राजधानी कराकश और ला गुआइरा इलाके में देखने को मिली है, जहां कई इमारतें पूरी तरह ढह गई। अस्पतालों पर घायलों का भारी दबाव है और कई देशों में राहत और बचाव दल भेजने की घोषणा की गई है। अधिकारियों ने लोगों से प्रभावित इलाकों से दूर रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि आफ्टर शॉक का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए राहत और बचाव अभियान पूरी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप आई के मुकाबले ने नॉकआउट की तस्वीर लगभग साफ कर दी है। फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और पूरे 9 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। मैच के सबसे बड़े हीरो उस्मान डेम्बेले रहे, जिन्होंने सिर्फ 32 मिनट के भीतर हैट्रिक लगाकर नॉर्वे की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नॉर्वे की ओर से थियो आसगार्ड ने एक गोल जरूर किया, लेकिन इंजरी टाइम में डिजायर हुए के गोल ने फ्रांस की शानदार जीत पर मोहर लगा दी। उधर ग्रुप के दूसरे मुकाबले में सेनेगल ने इराक को 5-0 से रौंद कर नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रखी। हबीब डियारा ने चौथे मिनट में खाता खोला, जबकि इस्माइला सार पापे गुए ने 2 गोल और इलिमान एनडीआई ने 1 गोल दागा। इसके बाद भी मुश्किलें तब और बढ़ गई जब 13वें मिनट में रेबिन सुलाका को रेड कार्ड दिखाया गया और टीम पूरे मैच में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलती रही। यह जीत किसी अफ्रीकी टीम की विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में शामिल हो गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।